बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज एक बहुत ही अनोखा वाक़या हुआ है। अनोखा वाक़या इसलिए हुआ है कि कौमी असम्बली में आज एक बिल पेश किया मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली महनाज अकबर अजीज़ साहिबा ने, और हुकूमत ने उस बिल की सपोर्ट कर दी और बिल मंजूर हो गया। इतना बड़ा वाक़या हो गया है, बच्चों पर तशद्दुद से ममानत का बिल जो है हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर पास कर लिया है। लेकिन हम मीडिया पर अभी तक हुकूमत और अपोजिशन की जो NA-75 डस्का में जो लड़ाई चल रही है उससे बाहर ही नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन खुद भी उस लड़ाई से बाहर नहीं आ रही। तो ये मैंने इफ्तिताही कलमात जो हैं, इब्तदाई कलमात में ये बात इसलिए कही है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से अहम इशूज़ हैं, वो अहम इश्यूज़ नज़रअंदाज हो रहे हैं ये हुकूमत और अपोजिशन की जो NA-75 की लड़ाई है इसकी वजह से। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो बाकी अहम इश्यूज़ हैं उन पर भी कुछ बात करें, लेकिन हम भी आपको और अपने आप को ये जो NA-75 की लड़ाई है फ़िलहाल इसी में फंसाए रखेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब उस्मान डार साहब, जो कि NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके एक बहुत अहम किरदार हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, लाहौर में मौजूद हैं, और वो ये जो NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन है वो इसके बहुत ही अहम किरदार हैं। तो दो अहम किरदार हमारे साथ हैं और हमने बहुत सी इनसे बातें करनी है। उस्मान डार साहब, ये बताएं कि अब तो ये जो रिटर्निंग अफसर है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, जो उसने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया जी कि 20 हल्के जो है वहाँ पर रीपोल करवा लिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है जी कि पूरे हल्के में रीपोल करवाया जाए। तो अगर पूरे हल्के में रीपोल करवा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए मीर साहब, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विश पे ना PMLN की विश और बिल पे फैसला करना है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो इनकी डिमांड थी सईदा नशीन साहिबा की, मैं आपके प्रोग्राम में लेके आया हूँ, ये एप्लीकेशन SN इकबाल साहब ने मेरे सामने वहाँ बैठ कर इनसे लिखवाई कि जी 337 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो नताइज आ चुके हैं उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ये 23 पोलिंग स्टेशन हमारे लिए मशकूक हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसका रिज़ल्ट नहीं मानेंगे। हम उस सूरत में इसका रिज़ल्ट मानेंगे, एप्लीकेशन में लिखा है कि इसके ऊपर रीपोल होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 और उसका जो रूल 84 या 92 जो एक्ट है वो ये कहता है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास तमाम फॉर्म 45 आ जाएं तो उसको प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, वो नहीं हमें दिया गया, उससे आज हम विड्रॉ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चले जी हम अपना कानूनी हक विड्रॉ करते हैं, आपकी डिमांड है 20 हैं 23 हैं, उस पर आए मैच डाल लेते हैं, दोबारा रीपोल कर लेते हैं। अब मेरी समझ से मीर साहब ये अजीब सी बात, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत में हैं आप और हुकूमत भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, अपोजिशन भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए हम धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम जो ये रोना धोना लगा के बैठे हैं अपोजिशन वाले, बिलखुसूस PMLN वाले। अब मैं समझता हूँ मेरे लीडर ने हमेशा, अगर क्रिकेट में भी देखें तो न्यूट्रल अंपायर वही लेके आए। जब क्रिकेट में भी उंगलियां उठाई जाती थी जी मैच फिक्स है, तो ये भी क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है कि दुनिया में न्यूट्रल अंपायरिंग लेके आए। आज इन्होंने डस्का NA-75 में इल्ज़ाम लगा दिया जी मैच फिक्स है। मेरे लीडर ने कहा आए 20-23 जो पोलिंग स्टेशन जो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इन पे दोबारा खेल लेते हैं, चूँकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मीर साहब हुकूमत इस तरफ आएगी। इसलिए इनके लिए भी मैं समझता हूँ एक शॉकिंग न्यूज़ थी जब प्राइम मिनिस्टर ने कल ट्वीट किया और हम भी तैयार हो गए हैं जी मैच खेल लेते हैं। अब ये उससे राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब, अगर 20 हल्के, जिन हल्कों पर पहले आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन हल्कों में रीपोलिंग हो जाए तो इसमें क्या मज़ायका है? ये मीर साहब जो डार साहब ने भी बात की है, ये इनके लीडर ने कमाल कर दिया है। कमाल की उसने फ़राग दिली का मुजाहरा किया है, और ये ऐसे ही है कि कोई चोर जो है वो किसी के घर में डाका डाल के चोरी करके भागे, वो घर वाला जो है, जो मुदई है, वो जाके उसको पकड़ ले मैं चोरी शुदा माल के, तो चोर वहाँ पे खड़ा होकर फैसला करेगा ठीक है जी ये अपना आपका माल है, ये आप इसको घर ले जाएं। वो भाई जिसने ये चोरी की है, जिसने ये जुर्म किया है, ये कोई छोटा जुर्म है कि आप इलेक्शन में आवाम का वोट चोरी करें और उसके बाद आप प्रिजाइडिंग अफिसरों को अगवा करें, उनसे रिज़ल्ट चेंज करवाएं, और अब आप कहते हैं कि ठीक है जी 20 के ऊपर जो है वो आप रीपोल करवा लें। क्यों रीपोल करवा लें? आप पहले ये बताएं कि अगर ये हमारी बात गलत है तो आप साबित कर दें
कि कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अगवा नहीं हुआ, किसी ने किसी को नहीं उठाया, किसी ने किसी से रिजल्ट नहीं चेंज करवाया, तो फिर ठीक है, फिर ना कराएं, आप रीपोल भी ना करवाएं और आप सीट जो है ना इसका फैसला अपने हक में करवा लें। और अगर ये सारा कुछ हुआ है, अगर डस्का शहर में सारा दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग, और लोगों में भगदड़ मचाई गई है, पोलिंग स्टेशनों पे 5-5 घंटे पोलिंग बंद रहा है, अगर ये फैक्ट है, और अगर ये फैक्ट है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर 20 जो है वो उठाए गए हैं और उनसे रिज़ल्ट चेंज करवाए गए हैं, तो इस वोट की चोरी के जो कौमी मुजरम हैं उनको पहले कौम के सामने पेश करें, उनको सामने लाएं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चले और वो इंसाफ के कटहरे में आएँ। उसके बाद एक सीट का इलेक्शन है, एक सीट के इलेक्शन से ना कोई इनको फ़र्क पड़ जाना है, ना कोई हमको फ़र्क पड़ जाना है। राणा साहब, लेकिन ये जो चोरी है इसको दबाया नहीं जा सकता, इस बात को सामने लाया जाए। राणा साहब, कल बहुत ही खुले अल्फाज में पंजाब हुकूमत की तर्जमान जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो एक मरकज़ी किरदार है, यानी कि रिटर्निंग अफसर है, उस पर बहुत इल्ज़ाम लगा दिए हैं हुकूमत में होने के बावजूद। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। पूरा दिन जो है वो राना सनाउल्लाह साहब पहले इनके ऑफिस में तशरीफ़ लेके गए, वहाँ चाय बिस्किट और बाकी मछली वगैरह से इनकी तवाज़ो की गई आर ओ साहब की तरफ से। आर ओ साहब जो हैं वो हसन इकबाल साहब के नारोवाल के उस हल्के से उनका ताल्लुक़ था, वहाँ पे चूँकि इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे वो ड्यूटीज़ दे रहे थे, तो ये सारा दिन एक आंख मचोली चलती रही। मेरे वहाँ के कैंडिडेट ने ये प्रोटेस्ट किया कि रात भर से सारी नून लीग की क़यादत जो है यहाँ मौजूद है और आर ओ को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये राना साहब, उनके बकौल जो यरगमाल रिटर्निंग अफसर था वो आपको चाय बिस्किट के अलावा मछली से भी आपकी तवाज़ो करता रहा, तो ये उसके दफ्तर में जाके बैठना क्यों ज़रूरी था? सुन लें जी, मामला ये है कि आर ओ के ऑफिस में मैं गया हूँ और मैंने आर ओ साहब से ये रिक्वेस्ट की या ये मुतालबा किया कि शहर में सुबह से इस तरह हो रहा है, पोलिंग बंद करवाया जा रहा है, वोटर्स को में भगदड़ मची हुई है और वहाँ पे जो है वो लोगों को रोका जा रहा है अपना राय हक़ दही इस्तेमाल करने से। आप मेहरबानी करें और इसके मुतल्लक जो है वो कोई आप जो है वो कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। उनके साथ बैठे थे एसी साहब जो एसी डस्का हैं, वो DRO भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनसे कहता हूँ ये जाते हैं मौके पे और जाके इस शिकायत का अजाला करवाते हैं। इसके अलावा अगर मैंने कोई वहाँ पे बात की हो और ये चाय बिस्कुट मछली, मैं समझता हूँ कि अगर पानी का घूंट भी वहाँ से मैंने पिया हो तो ये और केस एक बना दे मेरे खिलाफ। अच्छा उस्मान डार साहब, आप भी गए आर ओ के दफ्तर में, नून लीग की क़यादत भी गई, तो एक दूसरे पे एतराज़ क्यों किया जा रहा है जब दोनों गए वहाँ पे? देखिए मीर साहब, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, अगर आप टीवी पे ये चीज़ दिखा सकें, पहले ये देखें कहीं ऐसा इलेक्शन हुआ है जहां मेंबर नेशनल असेंबली बैठ के सेल्फियां बना रहे हैं और फिर कितनी दीदा दिलेरी के साथ ट्वीट किया जा रहा है, ये ऐसे ट्वीट, और देखें ट्वीट, और ये देखें ऐसे जैसे चांद पे जाने की तैयारी हो रही है, जैसे जी टीम PMLN इज रेडी अपना रॉकेट पे बैठ के चांद पे जाने के लिए। ये इनकी तस्वीरें देखें ज़रा। दूसरी तरफ देखें, मेरी बात कर रहे हैं, हमने आइन और कानून की पासदारी की है मीर साहब। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट जो कहता है उसके मुताबिक मैंने इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया, मेरे पास एक ओहदा था हुकूमती, कल को ये एतराज़ करेंगे मैं छोड़ के वहाँ इलेक्शन कम्पेन में जाता हूँ। इनके दर्जनों MNAs MPAs पूरा कम्पेन में नज़र आते रहे हैं, इनको जुर्माने हुए, इनको नोटिस भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि ये आधी रात पूरा दिन वहाँ बैठे रहे अपना मनपसंद रिजल्ट लेने के लिए? क्या ये ठीक था? क्या ये फेयर था? और इसी जगह बैठ के इन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी। राना साहब, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुझे ये कहना पड़ रहा है ऑन एयर, आप लोग अपने दस्तखतशुदा दस्तावेजात से भाग रहे हैं। ये चार्जशीट है मीर साहब इनके खिलाफ। ये नौशीन इफ्तिखार साहब ने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग अफसर नहीं आए उन पे रीपोल करवाया। जी, अगर ये पढ़ सकें ये वो ठीक है, उन्होंने लिखी है। राना साहब, जब नौशीन इफ्तिखार साहब ने खुद ही मुतालबा किया है कि जिन प्रिजाइडिंग अफसरों की तरफ से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई, जो मिसिंग थे, धुंध में गुम हो गए थे या उनकी मोबाइल फ़ोन जो है उनकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी,
तो उन्होंने खुद कहा कि सिर्फ उन्हीं पर रीपोल करवाया जाए। तो अब तहरीक इंसाफ भी वही बात कर रही है, तो फिर इख्तलाफ किस चीज़ का है? नहीं मीर साहब, मैं तो इनको इस बात की शर्म दिलानी चाहता हूँ। पता नहीं इनको शर्म आती क्यों नहीं है और इनकी गैरत जो है वो कहीं घास चरने चले गई है। ये बताएं कि वो पोलिंग स्टेशन जो हैं 20, उनके प्रिजाइडिंग अफसरों को किसने उठाया? ये क्यों नहीं बताते? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उन मुजरमों को बेनकाब क्यों नहीं करते? वो मुजरम जब बेनकाब होंगे तो इनके चेहरे सामने आएंगे, ये पीटीआई के चेहरे सामने आएंगे। एक प्रिजाइडिंग अफसर ने ये शिकायत की और थी, दूसरा जो है वो डस्का शहर में इन्होंने सारा दिन जो है वो पोलिंग क्यों नहीं होने दी? इसकी वजह से उस्मान डार साहब, मामला ये है कि जो लोग अब ये शहर में जो फायरिंग कर रहे थे लोग, 5 मोटरसाइकिलें 125 बगैर नंबर प्लेट, वो क्यों नहीं पकड़े गए? पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन्होंने? मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुझे राना सनाउल्लाह साहब नजर आएंगे। शायद मेरे डर की वजह से नहीं आए। आपसे क्या डरना है? वैसे ही मैंने जो कह दिया जी, आप तो बड़े शरीफ से आदमी हैं। नहीं, जत्थे लेके आए। ये जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं था, बाहर ये सारे अपने वर्कर लेके मीर साहब लगे थे और मरियम नवाज साहिबा ने कहा मैं अंदर ठप्पे लगा रहा हूं। उस पोलिंग स्टेशन से ये जीते हैं। एक आपके नुमाइंदे ने भी आपके जियो के प्रोग्राम में कहा मैं कोई ठप्पे नहीं लगा रहा, मेरी कोई फुटेज दिखाएं, मैं पुलिस के साथ मिलकर अंदर से कोई दरवाजे बंद कर रहा हूं। एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है, जाम के चीमा का प्रिजाइडिंग अफसर जो है सदक हुसैन, उसने कहा जी मेरे पास 2 आदमी आए थे, उन्होंने कहा कि तुमने वापसी पे इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना, हमारी गाड़ी में जाना है और ये मेरे से रिजल्ट चेंज करवाना चाहते हैं। और हमने कल उन 2 बंदों की फुटेज भी दिखा दी, सादा कपड़ों में है वो बंदे। तो इलेक्शन कमीशन या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उन बंदों को, ये देख लें आप भी, ये स्क्रीन पे हम दोबारा चलाते हैं, ये 2 बंदे हैं, वो आरओ के साथ प्रिजाइडिंग अफसर के साथ आ रहे हैं। उसमें जो पीछे जो बंदा आपको नजर आ रहा है उसकी शक्ल भी बड़ी वाज़ेह है। और इस प्रिजाइडिंग अफसर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इन बंदों ने कहा कि जी तुमने वापस इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना, पकड़ ले इनको। देखिए मीर साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मेरे लीडर ने साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमने पूरी एक तहरीक चलाई है। आपके सामने 4 हलकों के लिए हमें 126 दिन का धरना देना पड़ा। ये तो 4 दिन भी इस इलेक्शन को नहीं हुए। हमने कहा आ जाए दोबारा 23 पे हम आपका रीपोल कर देते हैं। और ये बाग इसलिए रहे हैं, देखिए अभी राना साहब कह रहे हैं जी अगवा हो गए। कोई एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके बयानात मौजूद हैं, उनके बयान हल्फी आ चुके हैं, किसी एक ने नहीं ये कहा कि मुझे इनके पोलिंग एजेंट्स अगवा करके ले गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, या हमें पुलिस अगवा करके ले गई, या हमें कोई सादा कपड़ों में लोग ले गए। क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर राना सनाउल्लाह या मरियम नवाज के बयान देंगे? क्या ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये तो एक सियासी बयानियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर जो है उसने जो ये मेरे पास है रिपोर्ट उसकी, जो रिटर्निंग अफसर जो है NA75 का, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जी 13 पोलिंग स्टेशनों के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनसे जब हमने सवाल जवाब किए हैं तो उन सब की एक ही स्टेटमेंट थी और ये मशकूक थे और इन्होंने रिजल्ट भी चेंज किए। ये देख लें। लेकिन मैं ये आपने भी देखी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे पास मौजूद है। लेकिन यही कानून मीर साहब ये कहता है अगर इलेक्शन में कहीं कोई बेजाब्तगी हुई उसकी सजा जीते हुए उम्मीदवार को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कई जजमेंट्स मौजूद है माजी में कि जहां बेजाब्तगियां हुई, मेरे अपने हलके में हुई, सियालकोट में हुई। आपके दोस्त ख्वाजा आसिफ 2018 में जीते हैं। 34 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिकॉर्ड का हिस्सा मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अगले दिन मीर साहब दोपहर 4 बजे आते हैं 2018 के इलेक्शन में, लेकिन ख्वाजा आसिफ का प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। इवन मैं लाहौर हाई कोर्ट तक जाता हूं, उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारी भी यही डिमांड थी, हम भी आइन और कानून की जंग लड़ रहे थे कि हमारे साथ भी तो ये जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं 13 जिनकी निशानदेही हुई है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो इलेक्शन कमीशन इसका तयन करेगा। जो भी फैक्ट एंड फाइंडिंग सामने आएगी, एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन कमीशन का अमला है। ये कोई हमारा अमला था जो राना सनाउल्लाह साहब, आप तो वजीर कानून भी रहे हैं, तो ये क्या ये जो 13 मशकूक प्रिजाइडिंग अफसरान है इनको एक इबरत की मिसाल नहीं बनाना चाहिए? कम से कम इलेक्शन कमीशन इनकी तस्वीरें जारी कर दे, पूरी कौम को पता चले कौन लोग थे जो धुंध में गुम हो गए थे और इनके जो मोबाइल फोन की बैटरी थी वो डाउन हो गई थी। देखें मीर साहब, मामला ये है कि ये बात कर रहे हैं बेज़ाब्तियों की। वो ये को बेज़ाब्तगी है, वो ये तो अवाम के वोट के ऊपर डाका है। ये डाकू जो है इनकी निशानदेही हो गई है। अब तो इस मामले में जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। चलें इस इंक्वायरी से ये 2018 तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आगे आने वाला इलेक्शन जो है उसके तो कोई सदेबाब होगा ना। राना साहब इन्होंने एक मिसाल दी है। सबसे पहला अमल ये है, इन्होंने एक मिसाल दी है, उस्मान डार साहब ने, उसका जवाब दें जरा। ये इन्होंने मिसाल दी है
कि ये कहते हैं जी कि आपके दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो 2018 का इलेक्शन जो है उसमें मैंने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उनका इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन NA-75 में रिजल्ट जो है इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर रहा। अब हुकूमत में होने के बावजूद वो ये एक धांधली जो है या इलेक्शन कमीशन की जो नाइंसाफ़ी है उस पर वो शोर गुआ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। इसमें कोई आपको लॉजिक नज़र नहीं आ रही? नहीं मीर साहब, बात ये है कि अगर इनके इलेक्शन में जो डार साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का हुआ था, अगर उसमें इन फ्री कैन के अलावा इलेक्शन कमीशन की भी ये ऑब्जर्वेशन है कि इनके भी 34 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गुम हो गए थे, वो भी जो है वो राब्ते में नहीं आ रहे थे, वो भी बाद में अगवा हुए 34 मकाम थे और बाद में बरामद हुए पुलिस की एक वैन से, और उनके वो जो रिज़ल्ट लेके आए हैं वो रिज़ल्ट जो है वो टेंटेड था, वो यानी मशकूक था। अगर इनकी ये रिपोर्ट होती तो कभी भी ख्वाजा आसिफ का रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं होता। अब इसमें जो मामला है वो माने कि हम रिजल्ट लेके घर चले ये अब बेज़ाब्तियों की ये तो बात उस्मान नहीं। डार साहब कह रहे हैं कि 2 प्रिजाइडिंग अफसर माने कि हम रिजल्ट लेके घर चले गए और FIR हुई है और उनके खिलाफ 2.5 साल हो गए हैं ना, थैले खुले हैं मामला ये है कि मैं कहता हूं कि उन 34 प्रेसिडिंग ऑफिसरों की भी तस्वीरें शाया करें, हाँ, उनको भी कटेरे में लाएं। अगर मकसद तो लाओ, ये आपका काम है ना। हो जाता है उनका अब 2.5 साल बाद लाना है आपने, बारी बात 3 साल बाद लाना है। जहां ये अब जब आप पकड़े गए वहां धांधली नहीं हुई, जब आप यहाँ पे पकड़े गए तब आप कहते हैं कि जिनको लेके आओ ऑफिसर ख्वाह नहीं किए गए, वो नहीं, फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो ले आओ सारा। अच्छा, उनकी जियो फेंसिंग नहीं होगी। अब देखें ना, अब 2018 के इलेक्शन का 2018 का इलेक्शन है, हाँ, उस इलेक्शन के ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी कि उसमें होने वाली बेज़ाब्तियों को या धांधली को जो है वो मंजर आम पे लाया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उस पार्लिमानी कमेटी की एक सब कमेटी बनी कि उसके TORs तय करे। उस सब कमेटी का मैं मेंबर था, उसके TORs तय हुए, आज तक इन्होंने दोबारा उसका इजलास नहीं बुलाया। आप ये करें, चले 2018 का जो इलेक्शन है उसकी भी करवा लें इंक्वायरी, चलें उसकी भी करवा लें, हल्का भी आ जाएगा, बाकी हल्के भी आ जाएंगे। उसमें आप वो भी बताएं कि वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो ख्वाजा आसिफ ने फिर फोन किया कि जनरल साहब वो मैं इलेक्शन हार रहा हूं, वो भी बताएं ना। देखिए वो रात को 2 बजे कॉल, कम से कम मैं आपके नाजरीन के सामने ये रखना चाहता हूं कि जहां नून लीग जीतती है, प्रेसिडिंग ऑफिसर गायब हैं, अगले दिन दोपहर 4 बजे आ रहे हैं मीर साहब, यहाँ तो सुबह 4 बजे आ गए हैं और इनका देखे किस तरह बिल बुला रहे हैं। वहां इलेक्शन ठीक हो गया था, वहां हमने नताइज कबूल कर लिए। यहाँ PTI जीती है डस्का NA-75 में, प्रेसिडिंग ऑफिसर सुबह 4 बजे आ रहे हैं जी, धांधली हो गई, अगवा कर लिया, इस तरह उस तरह। उसके बावजूद जो आप 2 बजे टेलीफोन कॉल की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ख्वाजा साहब जरूर फोन करते, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करते, RO को करते, आर्मी चीफ को कॉल करने की जरूरत नहीं थी। कॉल नहीं की थी, उन्होंने मैसेज भेजा था। देखें, लेकिन इनका बयानिया मीर साहब क्या है कि हम लोग फौज को दावत देते हैं, ये देते हैं। इमरान खान साहब ने ये बात सही नहीं कही थी, गलत कही थी कि कॉल की थी, कॉल नहीं की थी, उन्होंने मैसेज भेजा था। क्लियर क्लैरिफाई कर देना। देखें मकसद तो एक ही था ना, चाहे मैसेज था चाहे कॉल थी। अच्छा देखें, अब राना साहब आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे और उस्मान डार साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि ठीक है NA-75 की कंट्रोवर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत से अहम इश्यूज जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, मैं उन पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अब देखें ना, सेनेट के इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया हुआ, उसकी समाअत भी हो रही है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के अपने ही एक रहनुमा हैं लियाकत जतोई साहब, साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली हैं, आज उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया, ज़रा सुने आप। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है, 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? ये लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो को 35 करोड़ में टिकट दिया गया। इल्ज़ाम लगाया एक बड़ी अहम शख्सियत ने, लेकिन लियाकत जतोई साहब को इसका सबूत भी पेश करना चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई बात कर देना जो है वो इतनी अहम नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा कि इसको चला दिया जाए। लेकिन मैं खुद डिमांड कर रहा हूँ कि लियाकत जतोई साहब इसका सबूत भी पेश करें। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन वो भी चलाए ना, जो वो बलूचिस्तान में जो 70 करोड़ का टिकट बिका है,
उसकी तो गवाही वो तो इमरान खान प्राइम साहब मिनिस्टर ने खुद बात दी किया है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 70 करोड़ का टिकट हाँ। बिका है। तो लेकिन प्राइम फिर- मिनिस्टर ने बेचा है ना 70 करोड़ में, तो ये 35 करोड़ का भी तो प्राइम मिनिस्टर ने बेचा और कोई मैंने बेचा है वो। राना साहब आपको कितने की ऑफर है ये बताएं, आपको ऑफर आई है कि नहीं अभी तक? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है, मेरे पास तो ये पावर ही नहीं है। अच्छा, मैं वो 70 करोड़ का अर्ज उन्होंने ये बेचा करना है चाह रहा उसको, था, अब्दुल कादर को। मुअद्दबाना गुजारिश आप दोनों की खिदमत में मेरी ये है कि अब हफीज़ शेख साहब जो हैं, जो कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी शामिल थे, अब भी शामिल हैं, अब उनको सेनेटर बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी हो गया? लोग जो हैं वो महंगाई से बिलबिला रहे हैं, उसका जिम्मेदार वो उनको समझते हैं, क्योंकि वो पिछली हुकूमतों में भी शामिल थे। क्योंकि पीटीआई तो यही कहती है ना कि ये बार बार जो बारियां लेने वाले हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान के हालात यहाँ पहुँचा दिए हैं कि आज इतनी महंगाई हो गई है, तो वो हर हुकूमत में शामिल रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो IMF की जो शराइत तस्लीम करने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी है वो कैसी है, ज़रा आप ये भी सुन लें, फिर दोबारा यानी 75 पे चले जाएंगे। 5 मरले का घर, गैस का बिल 53,000 रुपए, 18,000 तनख्वाह में 26,000 रुपए का बिल। सर्दियों में गैस प्रेशर तो कम रहा, लेकिन बिलों के रेट में कमी ना आई। महंगाई के तूफान की जद में आए अवाम बिजली और गैस के बेतहाशा बिलों पर बिल बिला उठे हैं। 18,000 रुपये हमारी तनख्वाह है और 26,000 रुपये हमारा बिल है। हम कहाँ जाएं? हम जमीन के नीचे उतर जाएं। 18 ही सैलरी है, 18,000 ये बिल आ गया, 13,000 में रेंट देता हूँ। अब बताओ 6 बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा करें? लगता है हम खाना नहीं खा रहे, बिजली खा रहे हैं। सूद लग लग के अभी जो है वो 53,000 तक मेरा बिल चला गया। सार्फिन जायद बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत से फायदा उठाने जब शिकायत मराकज का रुख करते हैं तो भी सुनवाई नहीं होती। हम बच्चों को रोटी खिलाएं कि बैंकों में धक्के खाएं या दफ्तर में धक्के खाएं, इतने इतने बिल लगा के भेजता है। मैं इन बिलों को आग लगा दूं तो मेरे साथ क्या बनेगा? मेरे साथ इंसाफ हो सकता है? उन्होंने कह दिया जी आपका मीटर खराब है, आपने टेम्परिंग की है। हम टेम्परिंग कहाँ से करेंगे? 1500 का बिल है, 1600 का बिल है, 00 है, मीटर 00 है। मौजूदा हुकूमत अब तक घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख में 334%, जबकि बिजली के निर्ख में 6 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। ताहम अवाम के सरों पर कीमतों में इजाफे के खतरात अब भी मंडला रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल सुमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब राना सनाउल्लाह साहब आपकी खिदमत में और उस्मान डार साहब की खिदमत में ये एक सवाल अवाम की तरफ से है कि आज तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आपने कौमी असम्बली में बच्चों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो बिल है वो मंजूर किया। नून लीग ने बिल पेश किया, हुकूमत ने उसको मंजूर करवा दिया, बड़ी अच्छी बात है। क्या ये बिजली से की कीमतों से सताए हुए अवाम, चीनी की कीमत से सताए हुए अवाम, इनकी हमायत के लिए, इनकी मदद के लिए आप मिलकर कुछ नहीं कर सकते? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। महंगाई जो है उसने पाकिस्तान के अवाम का, ख्वाह उनका ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से है, सबका नाटका बंद किया हुआ है। हमने आपको वक्फे से पहले एक रिपोर्ट दिखाई राशिदा शोएब की, जिसमें बिजली के बिलों से जो अवाम तंग हैं वो अपनी सूरत हाल आपको बता रहे हैं। अब ज़रा देखें कि चीनी के हाथों भी अवाम तंग है, वो क्या कह रहे हैं। चीनी की कीमत पहले कम हुई थी, लेकिन अब फिर 100 पे आ गई है। अब देखें आगे क्या होता है। मैंने तो 100 से कम कभी नहीं खरीदी। पहले 110 तक गई थी, जब शोर मचा तो 80 तक आया है, फिर अभी 100 तक मूव हो गया है। अभी फिर चीनी महंगी हो गई है। पहले चीनी 55-56 रुपया किलो थी, आज चीनी 100 रुपया फिर बढ़ गई चीनी। मैंने उस्मान डार साहब ये चीज़ें इसलिए आपको दिखाई हैं कि हुकूमत और अपोजिशन NA-75 में फंसी हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे आपस में लड़ें, इख्तलाफ करें, लेकिन अवाम के जो असल मसाइल हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही। अब आप कहते हैं जी हफीज़ शेख को बनाना है सेनेटर, पीपल्स पार्टी कहती है यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना है सेनेटर, इससे अवाम का कोई मसला तो हल नहीं होगा। ये बताएं कि ये जो आप रोज़ाना इलेक्शन रिजल्ट पे लड़ते हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों जमातें मिलकर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें? देखिए, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था मीर साहब। अब ये जिस तरह भी डस्का NA-75 सामने आया, अब हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। 2023 का इलेक्शन इस तरह नहीं होगा कि जो हार गया फिर वही धांधली और फिर वही जलसा जुलूस और अगले इलेक्शन की हम तैयारी करें। लेकिन मैं ख़ास बात ये करना चाह रहा हूँ, बिजली और गैस के ऊपर आपने दिखाया है मीर साहब, हर हुकूमत जब भी वो आए उसको मुल्क की बैलेंस शीट जो है वो कौम के सामने रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें जब हम आए, हमें पूरी बैलेंस शीट कौम के सामने रखनी चाहिए थी कि ये हालात हैं ख़जाने के, ये हालात हैं
तमाम अदारों के जो हमें विरसे में पुरानी हुकूमतों ने दिए। आपके नॉलेज में 2400 अरब रुपए का एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, और वो कोई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में नहीं हुआ, वो माजी की पॉलिसीज़ का एक तसलसल था जो चलता आ रहा था। कौम को ये भी पता होना चाहिए। तो वो माजी की पॉलिसियां जो है वो हफीज शेख साहब ही तो बनाते रहे हैं। देखिए वो तो फिर डार साहब भी रहे हैं, सारे रहे हैं। आई मीन किसी एक शख्स को आप टारगेट नहीं कर सकते। साहब भी रहे हैं, मोहम्मद मियां सोबरो साहब भी रहे हैं। लेकिन कम अज कम हफीज शेख साहब जो कि 2.5 साल या 1.5 साल हमारे साथ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी सेनेट की टिकट के पीछे उनकी परफॉर्मेंस इस हद तक जरूर है। अच्छा, आप समझते हैं कि हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप उनको इसलिए सेनेटर बनाना चाहते हैं? देखिए मीर साहब, मेरा हाल है, आपको शक नहीं होना चाहिए। देखिए आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस गया, 20 अरब डॉलर का मिला था, तो उन्होंने कुछ किया तो गया है। अगर आज आपका टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, ऑटो सेक्टर बूम कर रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्री के सेक्टर बूम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक मुआशी टीम ने किया है, तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है तो कुछ मुआशी टीम ने किया तो जा रहा है। तो ये कहना कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन मैं एक खास पैगाम पाकिस्तानियों को, आपके व्यूअर्स को आज देना चाहता हूँ। देखें, ये इन लोगों के जो भी एहसासात हैं, जो मैं सुन रहा था, लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आज भी गुजर रहे हैं। लेकिन मीर साहब, हमें ये भी समझना है कि ये जो सर्कुलर डेट है, ये जो कर्ज है, अगर आज उस्मान डार या हामिद मीर या जो मुझे सुन रहे हैं वो इसका बोझ नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों ने उठाना है। ये उतारना हम लोगों नहीं है। बिजली के महंगे मंसूबे या एनर्जी का सर्कुलर डेट ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज 2400 है, कल 5000 हो जाएगा। आप और मैं तो बोझ उठा ही रहे हैं, क्योंकि मैं तो सदर और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा टैक्स देता हूँ। लेकिन ये है कि अवाम पे जो बोझ है, ये जो बिजली और चीनी और आटे की कीमतों की वजह से, इसको भी कम करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब, ये मैंने जो सवाल उठाया, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि अगर आज महनाज अकबर अजीज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद का जो एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल पेश किया, हुकूमत ने उसको मंजूर कर लिया, और उसमें शहजाद राय ने भी बड़ा काम किया, ज़िंदगी ट्रस्ट ने भी बड़ा काम किया, सबको क्रेडिट देने की ज़रूरत है। लेकिन मंजूरी तो हुई हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से। अगर आप यहाँ पर आज ये काम कर सकते हैं, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मामला है, इस पर भी आपको मिलजुल के कोई काम कर लेना चाहिए, ताकि कल को किसी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के हल्के में ये कुछ ना हो जो NA 75 में हुआ है। देखें, ये जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, रिफॉर्म्स वो हुई हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास जो अमला है वो तो गवर्नमेंट ने देना होता है, और अगर गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के मामलात में मुलव्वस होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक टेस्ट केस बन गया है। इस टेस्ट केस में माल मसरूका, वोट जो चोरी है वो भी मौजूद है, चोर भी जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ऊपर जो उन चोरों को बचाने के लिए वावेला कर रहे हैं वो भी सारे आपके और मेरे सामने हैं। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त कार्रवाई करे और आगे के लिए इनको एक ऐसा मिसाल बनाए कि उसके बाद जो है वो इस किस्म के मामला तो हो ही ना। बाकी जहाँ तक आपने महंगाई की बात की है, देखें, कोई भी मुल्क रियासत जो है वो मुआशी इस्तेहकाम के बगैर आम आदमी को के मसाइल को हल नहीं कर सकती, वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकती। और जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में नहीं आ सकता। अब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जब तक आप आइन की, कानून की जो है वो पासदारी नहीं करेंगे, अवामी मैंडेट की पासदारी नहीं करेंगे, फिर इस किस्म के लोग ही जो हैं वो कभी सेलेक्ट हो के और कभी किसी तरह से जो है वो आके मुल्क के ऊपर मुसल्लत होंगे। और फिर जिस तरह से 2.5 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, आप मुझे बताएं कि सर्कुलर डेट जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी उस वक्त कितना था और अब कितना है। अच्छा, ये जो चीनी की कीमत है, हमने 5 साल हुकूमत की है वफाक में और 10 साल की है पंजाब में, ये रेट 48, 50, 52, 53 ही रहा है। अब इन्होंने आके जो दिहाड़ियाँ लगवानी थी अपनी ATMs की, को 300-400 अरब रुपए का उनको फ़ायदा पहुँचाया है, और वो रेट जो है वो 100 से कम नहीं हो रहा। इसी तरह से अद्वियात जो हैं, हमारे दौर में अगर बिजली महंगी हुई है तो आम आदमी जो है वो इस तरह से बिल लेकर सड़कों पे नहीं फिर रहा था, वो इस तरह से जो है वो बेहाल नहीं था। और इसी तरह से अद्वियात जो हैं ये 6 गुना महंगी हुई है। ठीक है, और ख़ुद इन्होंने माना कि उसमें करप्शन हुई है, इन्होंने अपने वजीर को भी हटाया, बाद में उसको जो है वो झाड़ पहुँच के फिर दोबारा उसको जो है कर्जों का ये शोर डालते हैं। जी, एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो गया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास सारे इख्तियारात हैं,
तो ये बताएं उस्मान डार साहब के जो आज इलेक्शन कमीशन जो है उसने सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वाडा साहब के कागजात मंजूर कर लिए, उनको इजाज़त दे दी है, परवेज़ रशीद साहब जो है उनको इजाज़त नहीं दी। तो दो सियासतदान हैं, दोनों की कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। आपके ख्याल में परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपने वाजबात जमा करवा देता हूँ, तो उनके साथ ज्यादती नहीं हुई? देखिए मैं समझता हूँ परवेज़ रशीद साहब के ऊपर ये बात कर लेना, वीर साहब, पहले इनसे बात कर लेने देना, वीर साहब ये पहले जरा इनसे बात कर लेने दे प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। देखिए परवेज़ रशीद साहब तो डिफ़ॉल्टर थे बकौल जो भी सामने हकायक आए हैं, उनका कहना है जी मैं पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन जो भी वहाँ शवाहिद मौजूद थे उनकी रोशनी में जो भी फैसला किया गया, जिस तरह फैसला हुआ है, अब मैं उस पर तो बहस नहीं करना चाहता, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, चाहे कोई सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसको क्यों रोका जा रहा है, या जो पार्लियामेंट में जीत के इलेक्शन मेहनत करके इलेक्शन लूट लिया जाता है और दूसरा बंदा वोट चुरा के पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर एक फोरम है पार्लियामेंट का, उस पर हम सबको मीट सब करनी चाहिए। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बार बार कह रहे हैं जी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पहले तो ये फैसला इन बेज़ाब्तगियों का करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रंगे हाथों तो पकड़े गए थे डस्के में राना सनाउल्लाह, ये करने क्या हुए थे डस्के में, ये इलेक्शन लूटने के लिए वहां पहुंचे थे, एक्सपर्ट हैं। जहां पे साबित क्या हुआ है ये बताएं, इन पे साबित क्या हुआ है? साबित यही हुआ है जो वहां तशद्दुद नारकी, जो वहां एक फजा, ये एक वीडियो पेश करने का इन्होंने वादा किया था आज से 3 दिन पहले, वो करें 20 किलोमीटर है मैं जहां था। देखिए पहले तो ये खुद मान रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बखेरने के लिए वहां पहुंचे थे। ये MNA ये आ ही नहीं सकते, ये क्यों आए? ये मास्टर माइंड प्लान लेके आए थे कि हमने जिन पोलिंग स्टेशंस के बाहर PTI के रश है, चले इन्होंने गलत किया, ये वहां पे आए तो वहां पे फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से वो कहीं नहीं, पूरा दिन हल्के में कहीं नजर नहीं आई। वो मियां जवेद लतीफ और फिरदौस आशिक अवान ने कल हमारे प्रोग्राम में एडमिट किया कि वो आरओ के दफ्तर में एक दूसरे के साथ उसकी मुलाकात हुई। 5 बजे आई और उनका बयानिया ये था कि ये सारे जो यहाँ बैठे हैं ये नहीं होने चाहिए, वो इस वजह से वहां आई, अदरवाइज हमारी तरफ। अच्छा राना साहब, वो परवेज रशीद साहब वाली बात बीच में रह गई, आप उसके कुछ कहना चाह रहे थे? देखे परवेज रशीद साहब का केस सिंपल ये है कि उनके ज़ुम्मे कुछ ड्यूज थे और वो अदा नहीं किए थे। उन्होंने अदा करने के लिए उन्होंने जो है वो बाकायदा क्रॉस चेक जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी पेश किए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं इस किस्म की 101 मिसालें पेश कर सकता हूँ कि जहाँ पे जब कागजात नामजदगी सामने आए, कहा कि जी इनके ख़िलाफ़ ये ड्यूज़ हैं, वहाँ पे ड्यूज़ अदा हुए और उसके बाद जो है वो आदमी जो है वो इलेक्शन लड़के जो है वो हारा या जीता वो उसका मुकद्दर। यानी ये एक ऐसा फैसला हुआ है। देखें इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये ऐसे नहीं मकूला बना हुआ कि इंसाफ होना भी चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये एक ऐसा फैसला है कि जिस फैसले के ऊपर जो है वो इंतहाई मायूसी और अफसोस का इजहार किया जा सकता है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पहले। अच्छा, मायूसी और इस किस्म की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि आपके ड्यूज हैं, आपने क्लियर कर दिए और आपने इलेक्शन लड़े। इस तरह से तो कोई भी जाए उसके खिलाफ आप झूठा सच्चा जो है वो एक नोटिस बना के दे दें और उसके बाद उसको घर बैठा दें। ये मायूसी और अफसोस आजकल सिर्फ आपको नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले आपको लियाकत जतोई साहब जो है उनका एक क्लिप सुनाया। अब एक और भी सुन लें। बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यार मोहम्मद रिंद साहब, वो क्या कह रहे हैं? मेरे सूबे में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। मैं काबीना का हिस्सा होने के बावजूद मुझसे 5 मिनट भी हमारे लिए स्पेयर नहीं किए जाते। नाराज़गी है जो बलूचिस्तान के मामलात है उसमें हमसे मुशावरत नहीं की जाती, ना हमें एतमाद में लिया जाता है। अब उस्मान डार साहब जो हैं उनकी तो एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर तक, लेकिन यार मोहम्मद रिंद साहब जो वज़ीर हैं उनकी नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल है। डार साहब इस पर बात करते हैं आपसे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। उस्मान डार साहब, यार मोहम्मद रिंद साहब को वज़ीर आज़म से टाइम नहीं मिलता, आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये क्या चक्कर है? देखिए मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन हर सियासी जमात में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर कारकुनों के, वर्कर्स के, इवन मिनिस्टर्स के, PMLN के वक्त भी मुझे याद है बहुत सारे आपके भी प्रोग्राम में लोग आके गिले शिकवे करते थे इनके वज़ीर जी मियाँ साहब चंद वज़रा के एक्सेस में हैं और बाकी लोगों को टाइम नहीं देते हैं।
और मैं समझता हूँ कि रिन साहब माशाल्लाह मेरे साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, इनके जो भी तहफ़्ज़ात हैं मुलाकात के हवाले से, या इवन मैंने लियाकत जतोई साहब की भी वीडियो देखी, आपने दिखाया जी पैसा चल गया, एक तो इसकी लाजमी तहकीकात होनी चाहिए। कम अज़ कम मैं दर्जनों मीटिंग्स का हिस्सा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ख़ुद इस बात के लिए कहा है कि सख्ती से कि ये जो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार है सेनेट का, इसको हमने ख़त्म करना है, जिस तरह भी करना है। तो अब जिस तरह ये अब कह रहे हैं जी पैसा चल गया और वो किसी कैंडिडेट ने अपने लेवल पे चला लिया है, तो फिर इसका भी हमें सदेबाब तो करना है। वो सेनेटर्स जिनकी किसी जमात से भी कोई एफिलिएशन नहीं है और वो भी आज़ाद जीत के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो मीर साहब वो वोट ले रहे हैं, फिर वो आज़ाद लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी पे भी भारी हैं कि वो एक आ जाते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं, चाहे बलूचिस्तान में आ जाएं। तो देखें ये आज आपने बड़ा ज़बरदस्त कौम के सामने रखा है बच्चों वाला बिल। अगर नून लीग एक बिल टेबल कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी में हम भी इनके साथ थे, हमारी तादाद भी इसमें ज़्यादा है, हमने भी सपोर्ट किया है, तो मैं समझता हूँ पब्लिक वेलफेयर और मुल्क के लिए जो जो अच्छे बिल लाए जा सकते हैं हम सब मिलकर इसको लेके आगे इसमें मैं चाहूँगा कि आज मिनाज अकबर अजीज़ साहबा को भी खराए तहसीन पेश करें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी, शहजाद राय को भी, स्पीकर को भी, ज़िंदगी ट्रस्ट को भी, सबको जिन्होंने ये बिल पेश किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, मैंने आखिर में आपसे एक बड़ा ज़रा मुख्तलिफ सा सवाल पूछना है। हम 3-4 दिन से सुन रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो डेथ स्क्वाड के साथ घूम रहे थे डस्का में। मुझे नहीं पता ये बात सही है या नहीं, लेकिन ये डेथ स्क्वाड का और आपका क्या ताल्लुक़ है? और ये डेथ स्क्वाड के साथ अगर आप घूम रहे थे तो वो डेथ स्क्वाड को आप शुमाली वज़ीरिस्तान क्यों नहीं भेज देते जहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो मासूम औरतों को कत्ल कर रहे हैं? ये क्या डेथ स्क्वाड की क्या कहानी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास उसकी निशानदेही हो जाए तो मैं उसको बिल्कुल भेजने को तैयार हूँ। लेकिन फरदौस आशिक अवान साहबा और उस्मान डार साहब ने आज से 3 दिन पहले ये भी कहा था कि हम बाकायदा वीडियो पेश करेंगे जिसमें राना सनाउल्लाह अपने मुसल्ला लोगों के साथ वहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं। वो मैंने तो उनको कहा था, मैंने कहा कि मेरे साथ किसी मुसल्ला बंदे को खड़ा भी अगर दिखा दे तो मैं आपकी बात मान जाऊँगा। तो आज चौथा दिन हो गया, अब तक कोई डेथ स्क्वाड, कोई मुसल्ला लोग, कोई मुझे वहाँ पे दंदनाता या किसी पोलिंग स्टेशन पे जाता तो आज तक ये दिखा नहीं सके। हालांकि मीडिया का दौर है, जहाँ भी आप जाएं मीडिया मौजूद होता है, सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। दरअसल ये जो है ना, ये पूरे इस इलेक्शन को, चोरी को उलझाना चाहते हैं, ये उलझाना चाहते हैं। एक छोटा सवाल राना साहब, NA-75 के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा आप कबूल करेंगे? हम इंसाफ के फैसले को कबूल करेंगे और हम अपने इंसाफ हासिल करने तक इंसाफ आप कबूल करेंगे में फैसला है, आप कबूल करेंगे। हम तो इनका भी फैसला कबूल करने आए, 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा मैच खेल लेते हैं, दोबारा रीपोल कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो कराएं, पूरे हल्के में रीपोल करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। अब कोशिश हमारी यही है कि इस NA-75 की कंट्रोवर्सी से निकलें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द को फैसला करें, कौम को इस मखमसे की धुंध से निकालें। ये धुंध जो है इसने बड़े काम ख़राब किए हैं। शाम ढलते ही छा गई ये धुंध, 20 बंदों को खा गई ये धुंध, कर दिया बंद सब की आंखों को, फ़ोन तक में समा गई ये धुंध। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का शेर है। इस शेर पे मैं अपना इख्तिताम करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।